अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैम का पर्पस क्या होता है। कैम के 4 पर्पस है: एनहांस, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और उसके बाद बेसिस टू एंगेज। ओके, तो सबसे पहले एनहांस क्या? ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू, मेरे साथ, ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू, बेसिकली इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो मिलती है अबाउट द ऑडिट। ओके, दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऐसे मैटर्स की जो ऑडिटर की जजमेंट में थे मोस्ट सिग्निफिकेंस के इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा, फिर से अंडरस्टैंडिंग। किसकी अंडरस्टैंडिंग? किसकी अंडरस्टैंडिंग? इंटेंडेड यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटेंडेड यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और ऐसे एरियाज की अंडरस्टैंडिंग जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट जो है वो यूज हुई है। चौथा, बेसिस टू एंगेज। तो बेसिकली कैम जब आप रिपोर्ट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो इंटेंडेड यूजर को फर्दर बेसिस मिल जाता है एंगेज करने का। किससे? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। किस पर? किस पर? मैटर्स रिलेटिंग टू द एंटिटी, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड। तो एंटिटी से यूजर जो है इन मुद्दों पे जो है ज़्यादा एंगेज कर सकता है। आइए, एप्लीकेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात हमारे लिए ये वाला ऐसे एप्लीकेबल कहाँ पे, यानी कैम की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल कहाँ पे है? कैम की रिपोर्टिंग जो है एप्लीकेबल है ए, लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बी, जहां पे ऑडिटर को लगता है कि भाई कैम की रिपोर्टिंग करना जरूरी है वो वहां पे अपनी मर्जी से भी कर सकता है। सी, अगर लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हो तो। आइए, देन इसके बाद आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो आपको जो है वो कैम नहीं देना है किसी भी हाल में। देन उसके बाद कैम को डिटरमाइन करते समय किन मुद्दों को जो है आपने ध्यान में रखना है, राइट? द ऑडिटर शैल डिटरमाइन from the matters communicated those charged with governance, those matters that require significant auditor attention in performing the audit। और ये पता लगाते समय, यानी कैम को डिटरमाइन करते समय, यानी ये डिसाइड करते समय कि एक मैटर कैम है या नहीं, ऑडिटर को ये 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, areas where risk of material misstatement is high, right? Area of higher assessed risk of material misstatement and significant risk identified in accordance with SC 315। इसको लेके आईसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, मैं उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करता हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग इसको ऐसे याद रखिए कि जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट हाई असेस किया गया है या फिर जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया है, सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया आपको याद होने चाहिए। 315 में हम लोग पढ़ते हैं रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, अनयूजुअल डेवलपमेंट, ये सारी बातें वहाँ पे जो है पढ़ते थे, राइट? अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। ओके, देन उसके बाद जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट इन्वॉल्व है रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। देन उसके बाद तीसरी बात आती है सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन की दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ जी, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन की दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, राइट? तो ये 3 चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है डिटरमाइन करते समय कि एक पर्टिकुलर मैटर कैम है या नहीं है। अच्छा, देन ऑडिटर क्या करता है, याद रखिएगा, ऑडिटर इन्हीं मैटर्स में से फिर क्या चूज करता है? कैम। लेकिन याद रखिएगा जरूरी नहीं है इन्हीं मैटर से कैम चूज करे। एक बात और बता दूं कि अगर एक सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया है तो वो कैम होगा ही होगा क्या? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक बात और बता दूं कि अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है तो भी वो कैम हो सकती है क्या? आंसर इज यस। इस लाइन को पढ़िए जरा। मैटर्स रेलेवेंट टू द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बिकम कैम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू आईटी सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है तो उसको भी हम लोग जो है वो कैम मान सकते हैं। ओके, देन इसके बाद याद रखिए कि भाई कैम डिस्क्लोज करना आपको मैंडेटरी है। अगर मैनेजमेंट ये आपको कहती है, मैनेजमेंट अगर ये आपको कहती है कि देखो जी कैम जो है वो डिस्क्लोज मत करो, कैम से जो है स्टेक होल्डर्स को बड़ी दिक्कत होने वाली है, इट विल नॉट गो वेल विद दी स्टेक होल्डर्स, तो भी आपको जो है कैम डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर लिस्टेड कंपनी का केस है या लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है या आप डिसाइड करते हैं तो भी आप कैम डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। देन इसके बाद बात करते हैं कि आपने कौन से सर्कमस्टांसिस में कैम जो है कम्युनिकेट नहीं होगा। जब लॉ रेगुलेशन मना कर दे और जब एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आउटवे कर जाए पब्लिक बेनिफिट को, पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट को, जब एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आउटवे कर जाए पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट को, तो आपको जो है वो कैम क्या नहीं करना है? कम्युनिकेट नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट वाले केस में अगर कंपनी खुद ही पब्लिकली डिस्क्लोज कर रही है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। पब्लिक नहीं, अगर कंपनी ने ही पब्लिक कर दिया तो आप भी उसे अपने कैम की तरह यूज कर सकते हैं। देन कम्युनिकेटिंग कैम, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि आप लोग अब ऑडिट रिपोर्ट में कैम रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका SS 700 वाला फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले टाइटल, एड्रेस, फिर उसके बाद जो है आपका टाइटल, एड्रेस ही, और उसके बाद आपके पास क्या आता था? ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, और उसके बाद जो है आपका एक सेक्शन आएगा कैम सेक्शन। कैम सेक्शन में ओपनिंग
ओपनिंग लाइंस आप लोग बताएंगे कि कैम क्या होते हैं। कैम क्या होते हैं? ये वो मैटर्स हैं जो दैट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, जो ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट में वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस एंड दे आर सिलेक्टेड आउट ऑफ द मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, राइट। और साथ साथ में हम ये क्लैरिफाई भी करेंगे कि ये हम लोगों ने इन मैटर को एड्रेस किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा इन मैटर्स पे इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है वो नहीं है। सेपरेट सेक्शन बनाओ। ओपनिंग लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई, वो ओपनिंग लैंग्वेज जो है आप इसके अंदर डालो, और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास जितने भी कैम्स हैं आप उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे कि कैम 1, उसकी एक सब हेडिंग बनाएंगे। फिर उस सब हेडिंग में सबसे पहले आप लोग देंगे रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो डिस्क्लोज है तो हम रेफरेंस देंगे कि कहाँ पे डिस्क्लोज है, ए बी। फिर हम बताएंगे कि हमने इसे कैम क्यों माना है, और फिर हम बताएंगे हमने इसे एड्रेस कैसे किया है। तो याद रखिए 4-5 स्टेप। नंबर 1 कैम सेक्शन आएगा। कैम सेक्शन के अंदर ओपनिंग लाइंस आएंगी कि कैम वो मैटर्स होते हैं दैट इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, right, and they are selected from the matters which are communicated to those charged with governance. They are addressed in context of audit of financial statement. It is not a separate opinion on these matters. ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने हर कैम के लिए एक सब हेडिंग बनानी है। सब हेडिंग के अंदर आपने बताना है, एक तो डिस्क्लोजर को रेफरेंस देना है, फिर आपने बताना है कि कैम क्यों है, फिर आपने बताना है इसने आपने इसको जो है कैसे एड्रेस किया है। कैम किस किस का सब्सिट्यूट नहीं हो सकता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। ऐसे 570 में जो मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेकर आप लोग रिपोर्टिंग करते थे, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। और कैम जो है इंडिविजुअल मैटर्स पे ओपिनियन भी नहीं होता। नाउ जन्म से कैम बाय नेचर, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कैम बाय नेचर होती है? तो अगर आप अपने ओपिनियन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स, डिस्क्लेमर में तो आप कैम दे ही नहीं सकते। अगर आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं जिसमें आप क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, या फिर आप लोग मटीरियल अनसर्टेनिटी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न याद कीजिए, मटीरियल अनसर्टेनिटी होती है तो हमें वो रिपोर्ट में लिखनी होती है, उसके लिए अलग से सेक्शन आता है। एज पर SS 700 अलग से आपको सेक्शन बनाना पड़ता है गोइंग कंसर्न का। तो ये 2 मैटर ऐसे हैं जो कैम बाय नेचर है। अब इन कैम बाय नेचर वाले, बहुत ध्यान सुनिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो कैम बाय नेचर वाले चीज़ें हैं, इनको क्या आप कैम सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे? जैसा भी हमने पढ़ा, आंसर इज नो। इनको आप इनके अलग सेक्शंस में डिस्क्राइब करेंगे एज पर SS 705 एंड एज पर SS 570। 705 एंड 570 के हिसाब से इनकी रिपोर्टिंग होगी, 700 के हिसाब से इनके अलग सेक्शंस बनेंगे। हाँ, कैम सेक्शन में आप लोग कैम बनाएंगे और कैम में आप लोग जो है कैम की वो ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी हमने डिस्कस किया, और साथ में आप बाकी कैम की सब हेडिंग बनाएंगे, और इन कैम्स के लिए आप रेफरेंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन के लिए आप लोग रेफरेंस दे देंगे कि ये कैम बाय नेचर है और ये कैम आपको मिल सकता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल मटीरियल अनसर्टेनिटी के लिए आप रेफरेंस दे देंगे कि भाई ये कैम बाय नेचर है और ये कैम आपको मिल सकता है अलग से जो गोइंग कंसर्न का हमने सेक्शन डाला है अपने रिपोर्ट के फॉर्मेट में, वहां जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा 2 चीज़ें कैम बाय नेचर होती है, मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग आपकी मटीरियल अनसर्टेनिटी की एज पर SS 570। इन दोनों को हम लोग कैम सेक्शन में सिर्फ रेफरेंस देते हैं। इनकी रिपोर्टिंग एज पर दी रेलेवेंट SS 705 570 होती है, और इनको हम लोग कैम सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ओके, क्या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि पूरी एंटिटी में, पूरी ऑडिट में और कोई कैम ही नहीं और सिर्फ कैम बाय नेचर है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर सिर्फ कैम बाय नेचर है तो भी आप कैम सेक्शन बनाएंगे, कैम सेक्शन में ओपनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद आप बता देंगे कि देखिए हमारे पास और कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, इन दोनों में से या ये 2 के 2 जो है कैम है और ये कैम बाय नेचर होते हैं, और ये कैम जो है आपको इस रिपोर्ट के रेलेवेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और इनकी रिपोर्टिंग होगी एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड SS 705 मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट और SS 570 गोइंग कंसर्न। ओके, ये बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सुनी है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखिए, एक मॉडिफाइड ओपिनियन कैम बाय नेचर है और मटीरियल अनसर्टेनिटी जो है वो कैम बाय नेचर है। ओके, दीज मैटर शैल नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन कैम सेक्शन, रादर रिपोर्ट ऑन दीज मैटर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल SS 705 and 570 and include a reference to basis for opinion section and material uncertainty related to going concern section in the key audit matter section। तो कैम सेक्शन में हम बस इनके पोजीशन का रेफरेंस दे देंगे। डन। ये सारी बात मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक बार प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। TCWG से हम लोग क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, मैटर्स जो भी ऑडिटर ने डिसाइड किया है कि भाई वी विल बी कंसिडरिंग देम कैम, राइट। उसके बाद अगर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई ऑडिट में कोई कैम नहीं है तो हम लोग ये भी बात जो है TCWG से कम्युनिकेट करेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ 3 चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी है, वो है रैशनल रैशनल रैशनल। पहला, अगर आपने किसी को कैम माना तो उसका रैशनल। दूसरा, अगर कोई कैम नहीं था तो उसका रैशनल, राइट। और अगर आपके पास जो कैम बाय नेचर थे सिर्फ वही थे तो आपने जो है
उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और तीसरा, अगर आपको कोई कैम मिला और वो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या तो लॉ रेगुलेशन मना कर रखा है या फिर उसके जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज है वो आउटवे कर रहे हैं उसके पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट को, तो आपने उसका भी रैशनल लिखना है कि भाई मैं इस कैम को जो है वो आगे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा हूँ। डन, लीजिए। तो ये हो गया हमारा कैम वाला पूरा का पूरा ऐसे समाप्त। ओके, ऐसे 701। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।